हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ओके, तो हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में बांटते हैं। ओके, तो चलिए जान लेते हैं कि जो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण है वह क्या होता है। तत्व, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ओके, तो तत्व किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसको तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे ही तत्व कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या, ये सभी तत्व है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक, तो यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड भी बोला जाता है। ओके, तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे कि NaCl हो गया, NaCl जिसको आप लोग साधारण नमक के नाम से जानते होंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है, दो तत्व के परमाणु है जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। ओके, तो यौगिक का अर्थ क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रासायनिक तत्व या परमाणु के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे ही यौगिक कहते हैं। जैसे कि H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, ये सभी यौगिक हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर भी कहते हैं। जैसे कि वायु हो गया, रेत हो गया, दूध हो गया, ये क्या है, ये सभी मिश्रण है। तो आई होप आप लोगों को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में समझ आया होगा कि जो तत्व होता है वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, और यौगिक क्या होता है, तो जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है किंतु उसका जो अनुपात निश्चित होता है उसे ही यौगिक कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मिश्रण किसे कहते हैं, तो जो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे कि वायु, रेत, दूध। और मिश्रण में आप लोग याद रखना कि जो मिश्रण में जो तत्व के जो परमाणु होता है उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। आज इन्हें जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, क्या वर्गीकरण का स्वरूप पहले भी ऐसा ही था? यदि हम तत्व को ही देखें तो किसी पदार्थ को तत्व के रूप में समझ पाने में लंबा समय लगेगा, जिसका इतिहास काफी रोचक है। ओके, तो तत्व क्या है, हम तत्व के बारे में समझ पाने में क्या है, बहुत ही लंबा समय लगा है, जिसका इतिहास काफी इंटरेस्टिंग, क्या रोचक है। ओके, तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तत्व तब और अब। दार्शनिक अरस्तु ईसा पूर्व 384-322 के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। ओके, तो दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जो ब्रह्मांड है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश। बाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायर 1627 से 1651 ने पदार्थों के संबंध में कई प्रयोग किए। ओके, तो बाद में जो ब्रिटिश वैज्ञानिक है वो रॉबर्ट बायर ने क्या है, पदार्थों के संबंध में क्या है, बहुत सारे प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि अरस्तु द्वारा उल्लेखित पंच तत्वों को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो क्या है, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायर ने प्रयोगों के आधार पर कहा कि या फिर तर्क दिया कि जो अरस्तु के द्वारा उल्लेखित पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो तत्व होता है वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ओके, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लेवाजिए के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। ओके, तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ लेवाजिए के अनुसार तत्व क्या है, तो तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको और सरल भागों में विघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता।
उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित किया जा सकता है, अतः जल तत्व नहीं है। जैसे कि जल, तो जल क्या है? तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जल होता है उसको हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित या फिर विभाजित कर सकते हैं। ओके, तो जिसके कारण जो जल है वह तत्व नहीं है। जैसे कि जल का यहाँ पर जल का मॉलिक्यूल, ओके, तो जल को इसको क्या करते हैं? विघटित करते हैं, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? इसके जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हो जाते हैं। ओके, तो अब इसके समीकरण को क्या संतुलित करते हैं? तो इसका 2H2 होता है O2 + 2H2। ओके, क्योंकि जो तत्व होता है वो क्या? मॉलिक्यूल होता है, अणु के रूप में स्थित होता है। क्या इसका द्विपरमाणु के रूप में स्थित होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है? जब इसको क्या किया जाता है? विघटित या फिर विभाजित किया जाता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूट जाता है। ओके, जिसके कारण जो जल है वह तत्व नहीं है। लवाइजिए ने रासायनिक तत्व के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाई उसमें 33 तत्व थे। तो लवाइजिए ने क्या है? तो रासायनिक तत्व के प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर जो सूची बनाए थे उसमें 33 तत्व थे। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, किंतु अभी के समय, आधुनिक समय में क्या है? 118 तत्व ज्ञात है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। इतने सारे तत्वों और उनके गुण धर्मों का अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। ओके, तो इतने सारे तत्व, 118 तत्व, उनके अलग अलग गुण एवं प्रत्येक तत्व के बारे में अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए ताकि तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो ओके, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या है? वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए ताकि जो तत्व है उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में समझ आया होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जो ब्रह्मांड है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, वह है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश। ओके, तो बाद में जो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बार्ड, तो रॉबर्ट बार्ड ने क्या है? अपने प्रयोगों के आधार पर उनका तर्क था कि जो अरस्तु के द्वारा उल्लेखित किए गए 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश को तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ओके, उसके पश्चात हमने जाना कि फ्रांसीसी रसायनिक लावाइजिए के अनुसार तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको और सरल पदार्थ में विघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि ये वाटर क्या होता है? जल। जैसे कि वाटर या फिर जल है वह तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके कारण जो जल है वह तत्व नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों? ओके, तो चलिए देखते हैं कि तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों। हम अपने घर में विभिन्न वस्तुओं को उनके गुण धर्मों तथा उपयोगिता के आधार पर अलग अलग रखते हैं। ओके, तो हम अपने घर में क्या है? लगभग सभी वस्तुओं क्या है? उनके गुण तथा उपयोग के आधार पर अलग अलग स्थान पर रखते हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, बर्तन हो गया, उसको कहाँ रखते हैं? किचन रूम में रखते हैं। किंतु जैसे कि साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, इसको बेडरूम में रखते हैं क्या? नहीं, उसके लिए क्या है? उसको अलग स्थान पर रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने घर में क्या है? लगभग सभी वस्तुओं को उनके गुण एवं उपयोग के आधार पर अलग अलग स्थान पर रखते हैं। जैसे पहनने के कपड़ों को अलग तथा बिछाने और उड़ने के कपड़ों को अलग। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? जो पहनने के कपड़ों को अलग रखते हैं और बिछाने और उड़ने के कपड़ों को अलग रखते हैं। यहाँ तक कि पहनने के कपड़ों में भी ठंड में पहनने वाले कपड़ों को गर्मी में पहनने वाले कपड़ों से अलग रखा जाता है। यहाँ तक कि क्या है? जो ठंड में पहनने वाले कपड़ों को अलग रखा जाता है, गर्मी में पहनने वाले कपड़ों को भी अलग रखा जाता है। जैसे कि स्वेटर को किस में पहनता है? ठंड के दिनों में, किंतु गर्मी में के दिनों में पहनते क्या? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार क्या है? ठंड के दिनों में पहनने वाले कपड़ों एवं गर्मी में पहनने वाले कपड़ों को भी अलग रखा जाता है। क्या आपने कभी सोचा किराना दुकानदार से कोई भी सामान मांगने पर वह उसे आसानी से कैसे दे पाता है? ओके, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी भी दुकान में जाते हैं, जैसे किराना दुकान में जाते हैं, तो जो दुकानदार से कोई भी सामान मांगते हैं तो वो हमें आसानी से दे पाता है। इसका कारण क्या है? तो उसको पता होता है कि कौन सा सामान कौन सी जगह पर स्थित होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सामान का मैनेजमेंट अर्थात व्यवस्थित किया है, जिसके कारण हम किसी भी सामान को उस दुकानदार से मांगते हैं तो वह उसे आसानी से दे पाता।
वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर पर समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। ओके, तो वस्तु को व्यवस्थित रखने पर क्या होता है, ऊर्जा एवं समय दोनों की बचत होती है। इस प्रकार वैज्ञानिक ने भी तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर व्यवस्थित करने के कई प्रयास किए। तो ठीक इसी प्रकार क्या है, वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने के बहुत सारे प्रयास किए। कक्षा 9वीं में हमने तत्वों की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, एटॉमिक वेट तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कक्षा 9वीं में परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, एटॉमिक वेट तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अध्ययन किए होंगे। ओके, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि जो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, एटॉमिक वेट तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाता है। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो मान लो यहाँ कोई एक परमाणु है, तो चलिए कोई परमाणु लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पर कोई ये क्या है, यहाँ पर कोई एटम क्या है, एक परमाणु है। यहाँ पर इसकी क्या है, ये है, यहाँ पर क्या है, एक इसका नाभिक है। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये क्या है, एक परमाणु, तो इस परमाणु, ये क्या है, एक परमाणु, तो इस परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होता है उसी को ही उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। ओके, तो किसी परमाणु के परमाणु संख्या की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि आप लोग परमाणु संख्या एवं परमाणु क्रमांक में कंफ्यूज नहीं होना कि परमाणु संख्या क्या है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। इसका दोनों का मतलब एक ही होता है, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु भार, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट किसे कहते हैं, तो परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जानते हैं इसके नाभिक में क्या स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है, प्रोटॉन स्थित होता है और न्यूट्रॉन स्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर क्या होता है, इसका चक्कर लगाता है। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन। ओके, तो परमाणु के भीतर ये क्या है, ये कोई परमाणु है, तो इस परमाणु के भीतर क्या है, तो परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान का जो मान होता है वो परमाणु क्रमांक से ठीक दुगना होता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो मान लो क्या है, कोई तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, ये क्या है, एक ऑक्सीजन का, ये क्या है, ऑक्सीजन अणु। ओके, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, इसका जो परमाणु संख्या है या जो परमाणु या क्रमांक, एटॉमिक नंबर है, वह 8 होता है। ओके, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो एटॉमिक वेट, परमाणु भार होगा या फिर जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह 16 होगा। ओके, तो ठीक लगभग इसके दुगना होता है। ठीक इसी को बता रहा है कि जो सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु क्रमांक से ठीक दुगना होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक परमाणु है। ओके, तो इस परमाणु की क्या है, जो यहाँ पर ये क्या है, एक परमाणु स्थित होता है। तो ये क्या है, किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जैसे कि किसका जो परमाणु एक होता है, जिसका किसका मतलब किस एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक एक होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो किसका है, एक हाइड्रोजन का, ये क्या है, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार को बता रहा है कि किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ओके,
तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु भार, एटॉमिक वेट तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो परमाणु संख्या क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाता है। ओके, परमाणु भार किसे कहते हैं, तो परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान का जो मान होता है वह परमाणु क्रमांक से ठीक दुगना होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में कुछ याद रखना। ओके, इसको याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, तथा जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड तथा न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। ओके, तो आप लोगों को मैं एक सिंपल ट्रिक देखता हूँ। ईंट पर चढ़। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा इसको याद रखने में। तो इसे आप लोग याद रखना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खुद किसे टी से ट से रखना, थॉमसन, अर्थात थॉमसन, तो जे थॉमसन ने। किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। बस याद रखना, प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। चढ़ से याद रखना, न से याद रखना न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणावेश होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया उसने जे थॉमसन ने किया, जो प्रोटॉन की खोज की उसको रदरफोर्ड ने, तथा जो न्यूट्रॉन का खोज किया उसको चैडविक ने किया। ओके, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ईंट पर चढ़। ओके, सारणी 1 में कुछ तत्वों की परमाणु भार तथा परमाणु संख्या दी गई है। ओके, तो सारणी 1 में क्या है, कुछ तत्वों की परमाणु भार तथा परमाणु संख्या दिया गया है। उन्हीं का बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके पश्चात क्या है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सारणी 1, तत्व, परमाणु भार, परमाणु संख्या, तत्व, परमाणु भार, परमाणु संख्या। ओके, तो जैसे कि आप लोग सारणी 1 में देख सकते हैं, तत्व और उसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या। तो सबसे पहले क्या है, हमको तत्व को उसके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके पश्चात परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो परमाणु भार के क्रम में चलिए सबसे पहले व्यवस्थित करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका जो मान होता है वह सबसे पहले लिखा जाता है। इसके लिए क्या है, हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो इसके लिए जो इसका जो मान है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसका मान किसका कम है, तो वह हाइड्रोजन का 1। तो चलिए इसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 है। उसके पश्चात वह हीलियम का 4 है। उसके पश्चात लिथियम का 6.9। उसके पश्चात बेरिलियम का परमाणु भार 9 है। उसके पश्चात क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। इसके पश्चात आएगा फ्लोरीन का कितना है, 19। इसके पश्चात है एल्यूमिनियम का कितना है, 27। उसके पश्चात सिलिकॉन का आएगा 28.0, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पश्चात है सल्फर का 32.1, और लास्ट में है आर्गन का कितना है, 39.9। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि इसको किस प्रकार से अरेंज किए हैं। तो इसको इसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं।
ठीक इसकी परमाणु संख्या को भी क्या है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए इसके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले किसका आएगा, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 आएगा। तो इसके पश्चात आएगा 2 किसका है, हीलियम, तो हीलियम का। इसके पश्चात है लिथियम का कितना है, 3, यहाँ पास देख सकते हैं। बेरिलियम का 4। इसके पश्चात है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 8। इसके पश्चात फ्लोरीन का 9। इसके पश्चात है एल्यूमिनियम का 13। सिलिकॉन का आएगा 14। इसके पश्चात है सल्फर, सल्फर का कितना है, 16। और अंत में किसका है, आर्गन, आर्गन का कितना है, 18। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसको हम लोग किस प्रकार से व्यवस्थित किए हैं। क्या क तथा ख के अनुसार व्यवस्थित तत्वों का क्रम एक समान है। तो क्या क तथा ख के अनुसार अर्थात परमाणु भार एवं परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित तत्व का क्रम एक समान है। तो हाँ, क तथा ख के अनुसार व्यवस्थित तत्व का क्रम एक समान है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पास है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार कितना है, वह 1 है, और इसका जो परमाणु संख्या भी कितना है, 1 है। तो ई क्या है, इसका जो क तथा ख दोनों के अनुसार व्यवस्थित तत्व का क्रम क्या है, समान है। तो चलिए इसके तत्वों को बढ़ते हुए तत्वों को क्या है, इसके क्रम से अरेंज कर लेते हैं, जिससे आप लोग को ठीक से समझ आएगा। तो सबसे पहले किसका आएगा, हाइड्रोजन का। इसके पश्चात आएगा हीलियम, इसका परमाणु संख्या कितना है, 2 है। इसके पश्चात आएगा लिथियम। इसके पश्चात है बेरिलियम, बेरिलियम के पश्चात है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पश्चात है फ्लोरीन, फ्लोरीन के पश्चात आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पश्चात आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के पश्चात सल्फर, और सल्फर के पश्चात आर्गन। ओके, तो इन सभी एलिमेंट्स, इन सभी तत्वों को इसके जो परमाणु भार एवं परमाणु संख्या को देख सकते हैं, ये क्या है, सभी क तथा ख के अनुसार व्यवस्थित तत्वों का क्रम समान है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से अरेंजमेंट, किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देंगे इन ओके, तो आप लोग इस प्रकार से इन तत्वों को भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि तत्व दिया गया है, बोरान है, फास्फोरस है, कैल्शियम, नियान, कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ओके, ठीक इस को भी क्या है, इसके परमाणु भार एवं परमाणु संख्या क्रम में व्यवस्थित करना। ओके, इन तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। ओके, तो चलिए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ये क्या है, ये इसका नाभिक है। तो चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या है, इसका जो कक्ष है उसको बनाते हैं। ये क्या है, ये इसका कक्ष है। ओके, तो इस कक्ष को क्या है, इसको के, पहले वाले को के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो पहले वाला सेल है उसको के से दर्शाया जाता है, दूसरे को एल, तीसरे के एम और चौथे को एन से। ओके, तो इसकी वैल्यू को किस प्रकार से निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसके सेल जैसे कि के, एल, एम और एन, ये क्या है, 4 कोष है। तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसको हमने क्या है 2n² फार्मूला के द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे कि पहले आवर्त के लिए क्या है, के है, दूसरे के लिए एल, तीसरे के लिए एम और चौथे के लिए एन है। तो इसको लिखते हैं, जैसे के के लिए क्या है, पहले 1 नंबर लिखते हैं, एल के लिए 2, ठीक इसी प्रकार एम और एन के लिए भी लिखते हैं इसको क्रम से 3 और एन इक्वल 4। ओके, तो इसको जो के को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, एल को द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम को चुंबकीय क्वांटम संख्या और एन को चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, के को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, एल को द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम को चुंबकीय क्वांटम संख्या और एन को चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। जिससे कि हमको क्या है, पहले कोष के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ज्ञात करना है। तो किसके लिए, के के लिए। तो के का जो एन का जो वैल्यू कितना 1 है। तो चलिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2
इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हम लोग को पता होता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो पहले वाले कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग अलग अलग कक्ष के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं कि एल, एम और एन के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने। तो चलिए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या 1। तो चलिए हाइड्रोजन के लिए बनाते हैं। तो इसके हो गया 1। हीलियम के लिए कितना है, 2। ओके, उसके पश्चात आता है लिथियम, लिथियम के लिए कितना है, 3। तो हम जानते हैं कि जो पहले वाले कक्ष में कितना है, एक ही मीन 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए क्या है, एक पहले तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एल वाले कक्ष में। एल वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, तो केवल 8 तत्व। ओके, आई मीन 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तीसरे में 18 और चौथे में 32 आएगा। ओके, आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पश्चात 2 का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद 3 का, उसके बाद 4 का रखेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के में कितना 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। द्विगंशी क्वांटम संख्या एल में 8 इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय क्वांटम संख्या ए में 18 इलेक्ट्रॉन एवं चक्रण क्वांटम संख्या एन में 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, बेरिलियम का कितना है, 4। तो ये हो गया बेरिलियम का। उसके पश्चात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 8। तो 2 पहले से है, तो कितना है, 2 2 4 5 6 7 और 8। ओके, फ्लोरीन का कितना है, 9। तो फ्लोरीन का हो गया 9। उसके पश्चात आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, 13। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहले तो के कक्ष में कितना है, 2 और एल कक्ष में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा 8। 8 और 2 कितना हुआ, 10 और 3 इलेक्ट्रॉन एम कक्ष में आएगा। सिलिकॉन का कितना है, 14। तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। सल्फर का 16। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और आर्गन का कितना है परमाणु संख्या, 18। तो इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते। ओके, तो ठीक इस प्रकार से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ओके, तो आप लोग इसमें एक बात याद रखिएगा कि मैंने इन सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है केवल एक ही में कर दिया है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या है, अलग अलग करना है। जैसे कि लिथियम, लिथियम का जो परमाणु संख्या कितना है, 3 है। तो लिथियम के लिए जैसे कि बनाते हैं, तो ये इसका क्या होगा, नाभिक हो गया। तो हम जानते हैं कि जो लिथियम का जो परमाणु संख्या कितना है, 3। तो पहले को इसमें कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे और उसके पश्चात 1 इलेक्ट्रॉन जो कि एल कक्ष में आएगा। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इस प्रकार से भी आप लोग इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ओके, तो आप चाहे तो इसका एम और एन कक्षक भी बना सकते हैं, किंतु इसका जो एम और एन कक्षक है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या है केवल 3 ही है। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समूह बन सकते हैं, तो हाँ, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी क्या है, समूह बन सकते हैं। ओके, तो आप लोग मॉडर्न पीरियड टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में जानोगे कि जो तत्व है उसको गुणे के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा गया। अब आप समझ गए होंगे कि तत्वों को व्यवस्थित क्यों करते हैं तथा व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि तत्वों को क्यों व्यवस्थित किया जाता है और व्यवस्थित करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्यों व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि तत्वों के बारे में आसानी से जान सके ताकि हमारे समय एवं एनर्जी दोनों की बचत हो। आइए पूर्व में रसायनिकों द्वारा किए गए प्रयासों को समझें। तो चलिए पूर्व में रसायनिकों द्वारा किए गए जो प्रयास है उनको समझते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे। ओके, तो तत्वों की वर्गीकरण, तत्वों को अलग अलग भागों में बांटने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पहले ही शुरू हो गए थे। उनके परमाणु सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी कि तत्व की परमाणु भार तथा गुणों में संबंध होता है। ओके, तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उन्होंने क्या, वैज्ञानिकों को एक नया दिशा दिया कि तत्व के जो परमाणु भार तथा गुणों में संबंध होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।